नेपाल आजकल अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। तमाम तरह की चीजें हो रही है। भारत ने कई बार आपत्ति भी जता दी, लेकिन हेकड़ी तो हेकड़ी है। जब से बालन शाह की सरकार बनी है तब से अलग अलग मुद्दों को लेकर के, कभी भंसार शुल्क को लगा करके, कभी भारत की गाड़ियों को अंदर आने से रोक करके, और न जाने क्या क्या चीजें वो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारतीयों को नेपाल में जाने पर रोकता है, टोकता है, तलाशी लेता है कि कोई सामान तो लेके नहीं जा रहा है। लेकिन वही नेपाल से जब चीनी नागरिक बॉर्डर क्रॉस करता है तो उस वक्त नेपाल के यही सुरक्षाकर्मी सो रहे होते हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं होती कि कौन भारत में जा रहा है, तस्कर जा रहा है, माफिया जा रहा है, अपराधी जा रहा है या चीनी नागरिक जा रहा है और क्यों जा रहा है, कोई फिक्र नहीं। ऊपर से तुर्रा ये कि नेपाल ने अब यह भी कह दिया है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे की तरफ से भारत के लोग नहीं कर सकते। आपत्ति दर्ज करा दी है, भारत को भी आपत्ति दर्ज कराई है, चाइना को भी आपत्ति दर्ज करा दी है। जबकि भारत हमेशा से उसी रास्ते से इसके यात्री जाते रहे हैं और वो भारत का हिस्सा है। लेकिन अब नेपाल कह रहा है कि नहीं, वो तो हमारा हिस्सा है। तो आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, अंदर की बात क्या है, क्यों नेपाल ऐसा कर रहा है और भारत के पास इसके क्या जवाब हैं, वो किस तरीके से इस पे रिटेलिएशन कर रहा है, और जो एक चाइना का नागरिक पकड़ा गया है जोगबनी बॉर्डर पर, क्या है पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज अंदर की बात में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, आजकल बदले बदले से मिजाज नजर आ रहे हैं नेपाल सरकार के, अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश। भारत बड़े भाई की भूमिका में, भारत को भी पता है, नेपाल को भी पता है कि दोनों देश के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है, तो उस रिश्ते में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। लेकिन ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं। जिस तरीके से नेपाल आए दिन, हर दूसरे दिन कुछ न कुछ ऐसी तिकड़म लगा रहा होता है, ऐसी हरकत कर रहा होता है जिससे भारत नाराज हो जाए। अब ऐसा कर क्यों रहा है? जनजी आंदोलन से निकल करके आए कुछ नेता जो खुद को सबसे बड़े क्रांतिकारी समझ रहे हैं। यह अलग बात है कि सरकार बनने के अंदर ही, मतलब कुछ दिनों के अंदर ही, एक महीने के अंदर ही इनके गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है, श्रम मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। सब पे लगा भ्रष्टाचार का आरोप। इसके बावजूद बालन शाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब जो ताजा मामला है, अररिया जिले के जोगबनी बॉर्डर पर, जो कि नेपाल से लगा हुआ इलाका है, वहां पर जिस तरीके से एक चाइनीज नागरिक को पकड़ा गया है, वो तो भला हो एसएसबी के जवानों का, जिन्होंने संदिग्ध हालात में उस व्यक्ति को देखा और उसे पकड़ा। अब जब उसे पूछताछ की, झो हुआन नाम है उस व्यक्ति का, उसे पूछताछ करना शुरू किया तो पता चला वो तो बोल ही नहीं पा रहा। हिंदी तो छोड़िए, इंग्लिश छोड़िए, कुछ भी नहीं। यानी कि उसे मंदारिन लैंग्वेज के अलावा, जो कि चाइनीज भाषा है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं उसे। यह पता चला कि उसका नाम क्या है। तो झो हुआन नाम पता चलने के बाद उससे बातचीत की गई कि भाई तुम्हारा क्या नेटवर्क है, तुम आना क्यों चाह रहे थे, तुम क्यों बिहार में आना चाह रहे थे, अररिया में क्यों आना चाह रहे थे, यहां करना क्या चाह रहे थे। अब उसे गिरफ्तार करके अररिया पुलिस को सौंप दिया गया। वो विदेश विधिनियम के तहत उससे पूछताछ कर रही है पुलिस, और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे क्या मामला है, इसका नेटवर्क क्या है, ये करना क्या चाह रहा है। खुफिया एजेंसी उसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये बंदा जो है, ये करीब 22 साल का बंदा है, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में आना चाह रहा था। तो क्या ये चाइना का जासूस है? क्या इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी है? क्या नेपाल सब कुछ जानता है कि हाँ, इस तरह की चीजें चल रही है और वो चलने दे रहा है? क्या ये माना जाए कि जो कुछ भी नेपाल कर रहा है वो चाइना की शह पर कर रहा है? भाई, भंसार शुल्क आप लगा देते हैं, भारतीय गाड़ियों को अंदर जाने से रोक देते हैं, उस पर शुल्क लगा देते हैं,
कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि आप खरीद ही नहीं सकते। बंसार शुल्क लेने के बाद भी आप उस पर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है आपने। यहाँ से जो रूटीन चीज़ें होती है, रोजमर्रा की चीज़ें होती है, अगर वो जो सीमावर्ती इलाके में नेपाल के वहाँ से नागरिक आते हैं भारत में, यहाँ के व्यापारियों से सौदा करते हैं, तो 100 रुपये से ऊपर का कोई सामान नहीं लेकर के जा सकते। अब जब भारत ने देखा कि भाई इस तरह की चीज़ें कर रहा है, अब चूंकि उसकी संप्रभुता की बात है, उसका मामला है, तो भारत सीधे सीधे उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता कि भाई नेपाल चलो कुछ नियमों को लेकर के अगर वो कस्टम ड्यूटी लगाना चाहता है, बंसार शुल्क लगाना चाहता है, तमाम प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जवाब में भारत ने भी शुरू कर दिया कि भैया आप हमारे यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर महंगाई का आलम यह है कि अगर भारतीय रुपए की बात कर लें तो भारतीय रुपए के हिसाब से वहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 135 रुपये का आता है। वहीं अगर बिहार के उस सीमावर्ती इलाके की बात कर लें तो यहाँ पर पेट्रोल 105 रुपये मैक्सिमम जो है वो प्रति लीटर का हिसाब, यानी कि 30 रुपये का फर्क है। अब वहाँ डीजल की बात कर लें तो वो करीब 140-42 रुपए प्रति लीटर की बात होती है। ये सब मैं भारतीय रुपए में बता रहा हूं, नेपाली रुपए को कन्वर्ट करके मैं भारतीय रुपए में बता रहा हूं। और यहां पर डीजल जो है वो 94-95 के आसपास। तो इतना फर्क होने के कारण क्या होता था कि नेपाल की जो गाड़ियां हैं वो भारत में आती थी, बिहार में आती थी और यहां से पेट्रोल डीजल भरवा के लेके जाती थी। लेकिन जब देखा कि भैया आप रोटी बेटी के रिश्ते का सम्मान ही नहीं कर रहे, तो फिर हम आपका सम्मान क्यों करें। हम भी नियम कड़े कर देते और प्रशासन ने आदेश दे दिया कि भाई कोई भी पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो नेपाल की गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं देगा। यहां तक बात सही थी। इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। नेपाल के लोगों ने खूब हंगामा किया कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। वहां की एक महिला नेता है, उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी कि भैया हमारे आपके बीच में इतना मधुर रिश्ता रहा है, मतलब भारत और नेपाल के बीच में, और रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, और आप इस तरह से नियम जो कड़े कर रहे हैं इसका नुकसान होगा दोनों देशों को। हालांकि भारत अपने नियमों को लेकर के सख्त रहा कि भाई अगर आप नियम बना सकते हैं तो हमारे यहाँ जो नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम, उसका पालन तो किया ही जा सकता है। हालांकि नरमी भी दिखाई, क्योंकि यहाँ रोटी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है। तो जो भी सीमावर्ती इलाके में जो जिला प्रशासन है उन्होंने विशेष कैंप लगाया कि भाई हमारे यहाँ जो नेपाली बहुएं हैं, जो नेपाल से जिसकी शादी हुई है सीमावर्ती सीमांचल के इलाके में, तो उसको कैसे भारतीय नागरिकता दी जाए, भारत देश की कैसे नागरिकता दी जाए, उसके लिए लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं और ऐसी बहुओं को नागरिकता भी दी जा रही है, यानी कि उस रिश्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे हालात में जब नेपाल इतनी सख्ती बरत रहा है और इतनी सख्ती के बावजूद अगर कोई चाइना का आदमी आ रहा है, तस्कर आ रहा है, तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि इसमें नेपाल की भी संलिप्तता है। अब इस दिशा में भी सरकार सोच रही है भारत की कि इस पर भी थोड़ी सी सख्ती बरती जाए और बात की जाए कि आखिरकार इस तरह की हरकतें क्यों करवा रहा है नेपाल। इसी बीच में नेपाल ने जो आपत्ति जता दी मानसरोवर यात्रा को लेकर के कि भाई कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो अभी तक लिपुलेख दर्रे से होकर के काला पानी होकर के लिम्पियाधुरा के इलाके से होकर के जो कैलाश मानसरोवर पहुंचने की बात होती थी, तो वहां पर अब नेपाल ने आपत्ति जताई है। इसके लिए बाकायदा भारत को और चाइना को इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आप इस इलाके से नहीं भेज सकते नागरिकों को, क्योंकि इस इलाके पर हमारा हक है। इसके लिए बाकायदा 1816 की सुगौली संधि का भी जिक्र किया गया है कि 1816 में जो सुगौली संधि हुई थी उसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि ये जो इलाके हैं वो इलाके आते हैं नेपाल के उसमें। लेकिन इसको लेकर के काफी विवाद है, क्योंकि वो जो नदी बहती है उसके पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र को लेकर के, पश्चिमी पूरा इलाका जो है वो नेपाल के लिए होगा, पूर्वी इलाका भारत के लिए होगा, और जो वो नदी का प्रवाह बदलता रहता है तो उसके अपने अपने मायने होते हैं। ये अलग विवाद है जिसको लेकर के बार बार विवाद होता रहा है। अक्सर इस तरह की बातें होती हैं। 11 साल पहले भी ये बड़ा विवाद हुआ था जब 2015 में इवन पीएम मोदी ने दौरा किया था, मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी ये मुद्दा उभर के आया था। लेकिन उन दिनों चीज़ें ठंडी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर बालिन शाह ने इस मुद्दे को छेड़ दिया है।
कि आप लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये जो इलाका है इस पे आप यात्रा नहीं करवा सकते, जबकि पिछले दिनों भारत सरकार ने वहाँ पर सड़कें बनवाई है और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा सही तरीके से हो, उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और अब जिस तरीके से फिर से नेपाल ने वही पुराने राग को अलापा है, उस पर फिर भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया है कि भाई 1952 से इस पूरे इलाके पर हमारा ही अधिकार है और यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहें इस पूरे इलाके को। तो इसको लेकर के आप जिस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम फैलाने की जरूरत है नहीं। और जब इंडो चाइना के बीच में जब वॉर हुआ था 1962 की बात मैं बताऊं, तो उस वक्त से इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2015 में फिर जब दोनों देशों के बीच में व्यापार शुरू हुआ, आना जाना शुरू हुआ, तो 2015 में फिर इस लिपुलेख वाले दर्रे को जो है खोल दिया गया था और उसकी तरफ से सारी चीजें हो रही है। तो ऐसे में भारत का तो यही कहना है कि भाई ये इलाका तो हमारा है, आप इस पे बेवजह में फिर से दावा कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल नेपाल की दबाव की राजनीति मानी जा सकती है कि ये इस तरीके से, यहां तक कि नेपाली करेंसी आ रहा है भारत में, भारत की करेंसी को नेपाल ले जाया जा रहा है, यानी कि इस तरह की चीजें चल रही है। तस्करी का खुला खेल चल रहा है, शराब माफिया यहां पूरी तरीके से एक्टिवेटेड हैं, यहां पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए जा रहे हैं, फर्जी जो करेंसी है वो लाया जा रहा है, मतलब जाली नोट का बड़ा काम चल रहा है यहां पर। तो इन सब चीजों पर नेपाल ध्यान नहीं दे रहा। इस पर ध्यान देने की जरूरत जो है वो भारत की है, क्योंकि इसका नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है। और आए दिन जिस तरीके से नियम पे नियम बनाए जा रही है नेपाल की सरकार, उसको अब जवाब देने का समय भी आ गया है। और भारत ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि अगर आप इसी तरह की हरकत करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमें न चाहते हुए भी सख्ती के साथ पूरे मामले को निपटाना होगा। यही वजह है कि पिछले दिनों अमित शाह जब यहां पर आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो वो जब आए थे तो उन्होंने तमाम निर्देश दिए थे, एसएसबी के जवानों को निर्देश दिए थे, आईबी के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, यहाँ पे जो दूसरे ईडी और उन तमाम लोगों को निर्देश दिया गया था कि आपको क्या क्या इस इलाके में करना है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि नेपाल सरकार अपनी हरकतों से बाज आएगी नहीं। तो उसको जवाब देने के लिए क्या क्या किया जाए, किस तरीके से नो मैंस लैंड बनाया जाए 10 किलोमीटर के दायरे में, किस तरीके से पिलर्स को फिर से लगवाया जाए जो पिलर्स हटा दिए गए हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के आदेश देकर के गए हैं अमित शाह। और आने वाले दिनों में, अभी कुछ दिनों के अंदर में उनके वापस वहां पर पहुंचकर जायजा लेने की बात कही जा रही है। उसको लेकर के मुख्य सचिव और डीजीपी खुद वहां का कई बार दौरा कर चुके हैं और कुछ दिनों में दिल्ली में भी मीटिंग होगी और उसी के बाद जो है अमित शाह भी यहाँ पर आएंगे और फिर से एक बार पूरे इलाके का दौरा करेंगे और देखेंगे कि सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की कार्रवाई चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर के अमित शाह भी साफ साफ उन्होंने संकेत दे दिया है कि अगर आप इस तरह की हरकत करते रहेंगे तो हमें भी पता है कि हमें कैसे आपकी चाबी टाइट करनी है। तो इसी सिद्धांत पर आगे भारत सरकार भी चल रही है और अगर जल्दी ही नेपाल सरकार की हेकड़ी खत्म नहीं हुई तो उसको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, अंदर की बात में इतना ही। नमस्कार।